Hello, my dear students. My name is Ritesh Kumar, and today I am here to discuss about how to crack IIT JEE. स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स आप लोग के स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत सारी परेशानी आती है कि सर हम लोग कैसे IIT JEE क्रैक करें। तो रिसेंटली मैंने अभी JEE क्लियर किया था। मैं NSIT में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे JEE क्लियर होता है या नहीं होता है। मैं आपको सारे डिटेल्स बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ें, कितना घंटा पढ़ना है, कितना सोना है, मतलब कौन से बुक्स को फॉलो करनी है, किस तरह से पढ़ें। तो वो सभी चीज़ें मैं इस आज के लेक्चर में आज बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, पहला चीज़ है कि आखिर हम लोग पढ़ेंगे कितना देर। मतलब एक होता है ना सर कि मतलब सर ठीक है सर, मैंने 10 तक में ये डिसाइड तो मैंने कर लिया कि मुझे JEE क्रैक करना है, लेकिन मैं JEE क्रैक करूँ कैसे, मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा। जैसे देखो, किसी को भी अगर क्रिकेट खेलना होता है तो वो तभी अच्छा खेलता है जब उसके पास खेलने की जुनून होती है, कोई वजह होती है कि नहीं मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होना है, तभी वो अच्छा से खेलता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि नहीं आपको इंडियन टीम में शामिल नहीं होना, आप सिंपल सा क्रिकेट खेलो, तो आप बस इंटरटेनमेंट के लिए आप क्रिकेट खेलोगे, जो कि गली रहेगा, छोटा सा मैदान में रहेगा, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तभी आप आगे बढ़ते हो जब आपको लगता है नहीं मुझे एकदम इंडिया के टॉप मोस्ट IIT में पढ़ना है। तब आपको एक वजह मिलेगी कि भाई मुझे जो है जिस तरह से क्रिकेट में सभी का रहता है कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है, IPL खेलना है, तो उस तरह सभी लोग अपना बहुत हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। तो वही सबसे पहले स्टूडेंट्स को एक वजह होनी चाहिए कि आखिर हम लोग IIT JEE क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं। किसी को रहता है कि नहीं, कोई स्टूडेंट्स होता है कि मुझे रिसर्च वर्क में जाना है, कि नहीं मुझे साइंस से ही पढ़ना है, मुझे बहुत सारी डिस्कवरीज करनी है, तो वो उसे रहता है कि नहीं बहुत सारा साइंटिफिक चीज़ें मुझे करनी है तो मैं IIT JEE क्लियर करूँगा। किसी को फाइनेंशियल दिक्कत रहता है कि नहीं मैं फैमिली का इनकम बहुत लो है, मैं इससे पढ़ूंगा, मुझे अच्छा जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, मैं अर्निंग अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए मुझे JEE क्रैक करना है। कोई रिपीटेशन के लिए क्रैक करता है, सभी का अलग अलग फंडा होता है। बेसिक चीज़ ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आखिर मुझे करना क्या है। अगर आपके मन में एक बार आ गया कि मुझे JEE क्रैक करना है, तो ही आप इसके बारे में पढ़ पाओगे। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, पहला दिन तो हम लोग बैठ जाते हैं कि हाँ मुझे मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, दूसरा दिन में बैठते हैं, तीसरे दिन में बैठते हैं, लेकिन 5 दिन बाद 7 दिन बाद धीरे धीरे हमारे अंदर जुनून खत्म हो जाता है। तो उसको आपको हर एक दिन पर डे आपको रिकैप करना पड़ेगा कि मैं आखिर क्यों पढ़ रहा हूँ, आज नहीं पढ़ूंगा तो मुझे क्या लॉस होगा इन केस इन फ्यूचर। तो पहले आपको सबसे पहले अपनी वजह जाननी होगी कि मुझे क्यों पढ़ना है। तो आपको ये पता चल गया कि मुझे JEE क्रैक करना है और क्यों करना है। इस वजह मिलने के कारण आप काफ़ी अच्छे से पढ़ने लगोगे। अब देखो पढ़ना कैसे है। पहला चीज़, अभी के दौर में ज़्यादातर स्टूडेंट्स में क्या होता है कि उसके पास कन्फ्यूजन रहता है कि मैं ऑनलाइन कोचिंग करूं या ऑफलाइन कोचिंग करूं। तो बेसिकली अभी तो ऑफर मतलब अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो सारे अभी ऑफलाइन बंद होंगे। ऐसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऑफलाइन कोचिंग का ही, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में आपके पास टीचर के साथ उतना इंटरेक्शन नहीं होता है। आपके पास अगर एक डाउट है तो आप उसको व्हाट्सएप पर भेजोगे, वो फिर सॉल्व करके देंगे, आप इंतजार करोगे कब सॉल्व करके देते हैं। ऑफलाइन में ये नहीं होता है। ऑफलाइन में टीचर आपके सामने प्रेजेंट है, आपको डाउट है आप खड़ा होकर पूछ सकते हो। उसका फील ऑनलाइन कोचिंग में बिल्कुल भी नहीं आता है। इसलिए अगर आप हमसे पूछोगे कि सर ऑनलाइन कोचिंग करूं या ऑफलाइन करूं, तो मैं बोलूँगा आप सीधे ऑफलाइन कोचिंग करो, क्योंकि जितना आप गेन ऑनलाइन कोचिंग में करोगे उससे 3 गुना से 4 गुना ज़्यादा आप ऑफलाइन कोचिंग में गेन करने वाले हो। उसमें टेस्ट सीरीज हालांकि दोनों में प्रोसेस सेम होता है, ऑनलाइन में भी लेकिन ऑफलाइन में भी। लेकिन ऑफलाइन में वही होता है कि टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा रहता है, बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा बनाता है। दूसरा कि आपको जो भी डाउट आएंगे बीच में पढ़ते समय वो आप आसानी से उनसे पूछ सकते हो बेहिचक। थर्ड थिंग्स क्या है कि सर मुझे मान लो कि आपने बोला हो ऑफलाइन, लेकिन अभी तो कोरोना काल है तो अभी ऑफलाइन कोचिंग चल नहीं रहा है, तो मैं कैसे पढूं। तो आप उस टाइम ऑनलाइन कोचिंग रिकमेंड कर सकते हैं। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ऑनलाइन पढ़ना है, तो ऑनलाइन अब आप कैसे पढ़ोगे। ऑनलाइन पढ़ने का भी 2 तरीका होता है। एक या तो आप सेल्फ स्टडी, जो कि सेल्फ स्टडी किसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब इज़ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड फॉर फ्री। स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास 1 भी रुपया नहीं लगेगा, सिर्फ आपका जो इंटरनेट लग रहा है वो लगेगा सेल्फ स्टडी में। अगर आपके पास मोटिवेशन है, जुनून है कि नहीं मैं
कर सकता हूँ, मैं पढ़ लूँगा, मुझे पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे कोई भी वार्डन की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई भी देखने वाले को जरूरत नहीं कि नहीं वो जब देखेगा मुझे, वो जब हम पे मॉनिटर करेगा तभी मैं पढ़ूंगा। अगर आप में उतना जुनून है, इच्छा शक्ति है कि मैं उतना पढ़ लूँगा खुद से, तो आप बेशक सेल्फ स्टडी करो, उससे बेस्ट कुछ भी चीज़ नहीं है। अगर आप अपने आप में मोटिवेटेड हो, आपके पास उतना विल पावर है कि नहीं मैं सभी चीज़ों को कंट्रोल कर लूँगा। जैसे मान लो आप पढ़ने बैठे, यूट्यूब खोल दिया, पढ़ने के लिए बैठिए, 15 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, आप बोर हो गए। बोर होने के बाद आप क्या करोगे, बोले चलो भाई कुछ गाना का वीडियो देख लेते हैं, कुछ मूवी देख लेते हैं, फिर अपना पढ़ते रहेंगे, तो आप मूवी देखने लोगे। जैसे आप फर्स्ट वीडियो चलाओगे यूट्यूब पे तो वो चलेगा 20 मिनट, 20 मिनट देखोगे, फिर आप बोलोगे चलो कुछ और वीडियो देख लेते हैं, फिर वो हो जाएगा 40 मिनट्स, फिर कुछ और, फिर 1 आवर, आपको पता भी नहीं चलेगा और 3 to 4 आवर्स आपका उसी में बीत जाएगा। 3 to 4 आवर्स आपका उसी यूट्यूब में ही बीत जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास अगर विल पावर है तो आप सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि जो भी आईआईटी क्रैक होता है वो ना ही किसी कोचिंग के द्वारा होता है, ना ही किसी ट्यूटर के द्वारा होता है, वो क्रैक होता है स्टूडेंट के द्वारा, तभी होता है जब वो अपना सेल्फ स्टडी करता है। तो इसलिए अगर आपके पास विल पावर है तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप सेल्फ स्टडी पढ़ो, क्योंकि आपको उसमें पैसा भी नहीं लग रहा है और आपको एक से एक यहाँ पे लेक्चरर, आपको टीचर सारे के सारे आपको यूट्यूब पे फ्री में मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। सेकेंड थिंग क्या है कि नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर मैं सेल्फ स्टडी करना तो चाहता हूँ, लेकिन शुरुआती दिन में जैसे कि 5 दिन 7 दिन 10 दिन में काफ़ी अच्छा करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरा फिर परफॉर्मेंस गिरते जाता है एंड एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर मंथ हमें पता चलता है मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो उसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो ऑनलाइन कोचिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको एक मैनर में पढ़ाएंगे, मैनर वे में, जैसे कि आपका एक फिक्स रूटीन रहेगा कि आपका 4 to 5 आवर्स का क्लासेस है, पूरे क्लासेस को आप देखोगे कि यस, जैसे कि मान लो आपको 5 to 9 क्लास है तो आपका डेली रूटीन में है। ऐसा नहीं कि आप उस क्लास को देखोगे आज और कल उस क्लास को नहीं देखोगे, अल्टीमेटली अगर आप नहीं देखोगे तो लॉस तो आप ही का है। तो पहले आपको देखना होगा कि हम उसमें कोचिंग में है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब कोचिंग में चल रहा है तो उसमें हम पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। जैसे टीचर पढ़ाना स्टार्ट किया, आपका एक फिक्स टाइम है 5 to 8, तो 5 to 8 में आपका घर में कुछ भी हो, फंक्शन हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, आप उस टाइम में कोचिंग ज्वाइन जरूर करोगे, आप क्लासेस हमेशा करोगे, चाहे तुम्हारे घर में कुछ भी हो। लेकिन अगर आप मान लो कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हो, आपके पास विल पावर नहीं है कि मैं स्टडी भी नहीं कर पा रहा हूँ और कोचिंग में मैं ज्वाइन नहीं किया, घर में कोई आदमी आ गए, फैमिली मेम्बर्स बढ़ गए, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो इन दैट केस आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। कोचिंग का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आपका एक फिक्स्ड रूटीन मिल जाएगा कि हाँ क्लासेस इस टाइम में, आपको होमवर्क दिया जाएगा कि आज मान लो 30 क्वेश्चंस करना। जैसे कि देखो आप सिंपल डेज में जब आप पढ़ते हो तो आपके साथ क्या होता है, पहले दिन बैठे आपने 200 क्वेश्चंस कर लिए, दूसरे दिन बैठे 100 क्वेश्चंस किए, तीसरे दिन बैठे फिर 100 किए, लेकिन 10 दिन के बाद क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस करने का रिदम टूट जाता है, मतलब आप बोर होने लगते हो कि मैं नहीं कर सकता, बस इतना काफ़ी है। फिर आप क्या करते हो, 10 दिन बाद आप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पे आ जाते हो। अब फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप 7 दिन का टाइम है तो आप उस 7 दिन में मात्र आप 2 से 3 दिन पढ़े हो, तो वो इसमें नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज़ आप में है, वो डिमेरिट्स आप में दिखती है, तो आप कोचिंग ज्वाइन करो, क्योंकि सिर्फ इसमें ये आपका फिक्स रूटीन का नहीं है, आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगा। जो भी कोचिंग से ज्वाइन करोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, हमें कितना इस टॉपिक में ज़रूरत है। ऐसे मान लो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी टॉपिक पढ़ा, उस इलेक्ट्रोस्टैट से आपका एग्जाम में 5 क्वेश्चन आया, आप उसमें एक ही बना पाए, तो आपको ये कमजोरी तो पता चला ना कि मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कमजोरी है, मुझे वीकनेस है यहाँ पे, तो मुझे इस चैप्टर को पढ़नी है। अब मान लो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करते, आप सिंपल सब पढ़ रहे होते, तो क्या होता, आप चैप्टर को पढ़ते जाते नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते जाता। तो उसमें बेसिकली होता क्या, आपको पता ही नहीं चलता कि मैं किस चैप्टर को भूल चुका हूँ या किस चैप्टर को अभी तक मुझे इसमें दिख रहा पढ़ने के बावजूद। तो आपको इसमें कोचिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज लेगा, अब वो क्यूजेस करवाएगा, आपसे टीचर क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर थर्ड थिंग्स क्या है कि कोचिंग वाले आपको मोटिवेट भी करते रहते हैं,
आप अगर सेल्फ हो तो शायद आप सेल्फ मोटिवेटेड उतना ना हो पाओ, लेकिन अगर मेंटर हो आपको कोचिंग का, तो वो आपको जो क्लास टीचर्स होते हैं वो उनको आप प्रॉब्लम बताओगे तो आपको हमेशा मोटिवेट भी करते रहते हैं कि ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए। फिर क्या है कि स्टडी आवर्स, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें जे क्रैक करना है, कैसे करना है वो डिसाइड किया, क्यों करना है वो डिसाइड किया। फिर हमने डिसाइड किया कि हमें कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। फिर हमने डिसाइड कर लिया कि ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो उसमें 2 चीज़ें हैं, सेल्फ स्टडी या कोचिंग। तो उसे हमने डिसाइड कर लिया, ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे कहाँ पढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, अब आपको पढ़नी है। आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, आपने माने बिठा लिया कि मुझे जे क्रैक करना है। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि आपको खुद पढ़ना होगा। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे रूमर्स रहता है, जैसे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं भाई आईआईटी बहुत टफ है, इसमें तुमको 15 घंटा 12 घंटा पढ़ोगे तब आईआईटी तुम्हारा क्रैक होगा। कोई बोलता है नहीं यार बहुत ईजी है, तुम 2 घंटा भी पढ़ो तो भी क्रैक हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे रूमर्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना गेन कर लेते हो। जैसे देखो, अगर आप हमसे पूछो कि सर मिनिमम कितना पढ़े या मैक्स टू मैक्स कितना पढ़े, तो मैं बोलूँगा मिनिमम तुम 6 आवर्स पढ़ लो और मैक्स टू मैक्स आप 7 से 8 आवर्स पढ़ो। उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको कभी नहीं पढ़ना। अगर आप चाहते हो जे क्लियर करें तो इससे ज़्यादा आप मत पढ़ो। बेसिकली होता है क्या, बोलेंगे सर नहीं मैं तो 10 घंटे पढ़ता हूँ। आप ठीक है, आप पढ़ते हो, 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, चौथे दिन आप थक जाओगे। कुछ टाइम एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम आपका वहाँ पे पूरा एनर्जी लॉस हो जाएगा। आप 10 घंटा डेली अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ें, लेकिन आपका उतना रिदम नहीं आएगा। जैसे अगर आप कोई बच्चा 6 आवर्स पढ़ रहा है लेकिन वो 6 आवर पूरा उसी पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, उससे उठ रहा, मतलब उससे अपना टॉपिक को नहीं उठा रहा है, नहीं अपना माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। जब भी 6 आवर बैठता है तो उसी किताब को पढ़ता है। कुछ स्टूडेंट क्या होता है कि चलो ठीक है, मैंने पेरेंट्स को बोल दिया, अपने फ्रेंड्स को बोल दिया कि सर मैं तो 10 आवर्स पढ़ता हूँ, मेरा ये रूटीन है, रूटीन में बैठ भी जाता है, लेकिन वो 1 घंटा में सॉल्व किया 5 क्वेश्चंस। लेकिन आपका रूटीन है 6 to 7 आवर पढ़ना, तो आप 1 घंटे में आपने सॉल्व किया 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन से काफ़ी फार बेटर, अच्छा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये कितना आवर्स पढ़ते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, हम कितना पढ़ रहे हैं उस आवर्स में ये मायने रखता है। हम 1 घंटा में 20 क्वेश्चन बना रहे हैं या 1 घंटा में 2 क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर मान लो मैं 1 घंटा में 20 क्वेश्चन बना रहा हूँ, मेरा होमवर्क मिला है 60 क्वेश्चन का, तो मैं 3 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कोई स्टूडेंट है जो 1 घंटा में 2 क्वेश्चन बना रहा है, तो उसका कितना घंटा कंप्लीट होगा, शायद 30 घंटा लगेगा, मतलब पूरा दिन भी निकल जाए तो भी उसका नहीं बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे होता है कि आप कितना देर में गेन करते हो किसी भी चीज़ को, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एट द नॉर्मल कंडीशन में आपको 6 to 7 आवर ही पढ़ने चाहिए। 6 to 7 आवर, जैसे देखो आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। PCM, क्या पढ़ना है? PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। केमिस्ट्री में आप मोर और लेस कम टाइम भी दोगे तो वो काम चलेगा। पर डे आप केमिस्ट्री में 1.5 आवर्स दो, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि नीड है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो फिर आप पढ़ो, लेकिन 1.5 आवर इज मोर देन इनफ फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। इतना हो गया। अब 2 घंटे 2 से 2.5 घंटे आप पढ़ लो फिजिक्स। 1.5 आवर पढ़ना है आपको क्या, केमिस्ट्री। 2 से 2.5 घंटे क्या पढ़ना है, फिजिक्स। और आप पढ़ लो कितना हो गया, 4 घंटा, 3 घंटा पढ़ लो मैथ्स। 3 घंटे को क्या पढ़ना है, मैथ्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, आपको 6 से 7 घंटे ही पढ़नी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अगर यह था 7 घंटे का, अगर मैं 6 घंटे का रूटीन बोलूँ तो क्या होगा, मैथ्स का 2 आवर्स, तीनों का 2 आवर्स कर दो, फिजिक्स का भी 2 आवर्स, केमिस्ट्री का 2 आवर्स। अगर आपको 7 घंटे का रूटीन चाहिए तो मैथ्स 3 आवर्स, फिजिक्स 2.5 आवर्स और इसमें 1.5 आवर्स। इतना ही देर आपको पढ़नी है, इससे ज़्यादा नहीं। मान लो आपने इतना कंसिस्टेंटली पढ़ा पूरे मंथ 2 मंथ, तो क्या होगा कि
मैथ में आपका सिलेबस मान लो कम रहेगा, जैसे कि आपका 5th चैप्टर तक गया लेकिन आप 4th चैप्टर तक ही पहुंच पाए हो, क्योंकि आप वहां पे 3 घंटे ही टाइम दे रहा है। कोई स्टूडेंट कहता है कि भाई मुझे मैथ कंप्लीट करना है तो चल मैं रोज़ 5 घंटे पढ़ूंगा, उसका मैथ कंप्लीट हो भी जाता है, लेकिन फिर उसका बचेगा क्या, उसका फिजिक्स से बच जाएगा, उसका केमिस्ट्री बच जाएगा। तो बेसिकली वो चीज़ आपको नहीं करना है, आपको जेई क्रैक करना है। जेई में वो ये नहीं बोलता है कि मुझे मैथ सही नंबर चाहिए, बस आप कट ऑफ मार्क्स आप लेते आओ। तो आपको बेसिकली अगर अच्छी रैंक लानी है तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स पढ़नी पड़ेगी। ये नहीं कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आता है, इनऑर्गेनिक नहीं आता है तो मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा। अगर आप इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ते हो, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स का रहता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है तो यार ये इससे बहुत सारे एक्सेप्शन है, मैं नहीं पढ़ने वाला, क्या होगा इससे 10 क्वेश्चन आएगा, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं मैथ्स में बना लूँगा। तो उससे क्या होता है कि मैथ्स में आपका क्वेश्चन में क्या होता है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेता है। एक क्वेश्चन से मोर और लेस आपका 3 to 4 मिनट्स लगेगा ही, चाहे जेईई मेंस का हो या जेईई एडवांस का हो। लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इसमें क्या होगा, इसमें आप एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, 30 सेकेंड to 40 सेकेंड। बस अब क्वेश्चन आपको पढ़ा जाएगा, आप उसका प्रॉपर्टी आपको अगर याद है तो आप टिक कर दोगे। जैसे कि आपको बोल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आपको ग्रुप दे दिया, पीरियड दे दिया। अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव घटता है या बढ़ता है तो आप सीधे देखोगे और टिक मार दोगे, उससे भी आपको 4 मार्क्स से मिलने वाला है। मैथ का अगर आप 5 मिनट टाइम देते हो तो इससे भी आपको 4 मार्क्स से मिलने वाला है। तो आपको वहाँ पर कुछ अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना होगा कि पहले मैं इसको सॉल्व करूँ या इसको सॉल्व करूँ। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। 7 आवर्स से मैंने इसको 2.5 से बांटा है। फिजिक्स को मोर और लेस आप केमिस्ट्री से 1 घंटा ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि फिजिक्स टाइम मांगता है और मैथ सबसे ज़्यादा टाइम मांगता है। तो इससे आप मैथ में सबसे ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है इधर से उधर से। तो आप ऐसे पढ़ सकते हो। मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में कैसे पढ़ना है, लेकिन आपको मैंने ये बता दिया स्टडी आवर्स, ये हो गया। और सेकेंड थिंग क्या है कि हमें बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। हमने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे IIT जेईई क्रैक करना है, कहाँ पढ़ना है, कोचिंग ज्वाइन करना है नहीं करना है, किस कोचिंग में पढ़ना है, ये सारी चीज़ हमने सोच लिया। अब क्या है कि अब हमें देखना है कि हम लोग कौन कौन सा बुक पढ़ेंगे। बुक्स की अगर बात की जाए तो यार देखो, मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ बुक है। कोई फ्रेंड्स आपको बोलेगा कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये बेसिक्स का है, और आपको अगर एडवांस लेवल का है तो उसका भी है, और ना ही तो आप इसको बुक को फॉलो करो। पहले देखो, मैंने केमिस्ट्री की बात करता हूँ। केमिस्ट्री में क्या है, इनऑर्गेनिक IOC, ऑर्गेनिक OC, फिजिकल केमिस्ट्री PC, ठीक है। अब देखो, इनऑर्गेनिक में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, NCERT पढ़ना है। चाहे वो IIT जेईई एडवांस का क्वेश्चन आए या जेईई मेंस का है, आपको NCERT से बाहर नहीं देगा। IOC में कभी भी आपको NCERT से बाहर नहीं देगा। लेकिन आपने NCERT पढ़ लिया तो ये नहीं होता है कि आप उस NCERT को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, बात खत्म। नहीं, आप कम से कम इन द 2 ईयर साइकिल्स में आपको कम से कम 8 से 10 बार उस NCERT को पढ़ना होगा। ऐसा पढ़ो कि कोई NCERT को देखे तो दूसरा वो पढ़ ना पाए। हर एक पन्ना रंगा हुआ होना चाहिए, रंगा हुआ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हाईलाइटर लेकर के बैठ जाना, जो पढ़ते हो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसी को रंगना। तो आपको NCERT सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक है IOC के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि आपको NCERT से ही जेईई मेंस में पूछेगा, जेईई एडवांस में पूछेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं सर, मैं NCERT तो मैं पढ़ लिया लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए VK जायसवाल का बना सकते हो, इसका काफ़ी अच्छा बुक है VK जायसवाल। और अगर आपको थ्योरी वाला बुक चाहिए कि मुझे काफ़ी अच्छा थ्योरी चाहिए तो आप उसका पढ़ सकते हो जेडली की किताब काफ़ी अच्छा है। इससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो ये जो जेडली का किताब है ये आपको टीचर लोग पढ़ते हैं पढ़ाने के लिए, कि मुझे इतना डेप्थ में पढ़ाना है, सभी हर एक पॉइंट का रीजन जानना है, तो उसके लिए जेडली है।
अगर आपको लगता है कि 2 इयर्स का मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, मैं इनऑर्गेनिक में इतना पढ़ सकता हूँ, तो आप पढ़ो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको सिर्फ बोलूँगा आप एनसीईआरटी को फॉलो करो। क्वेश्चंस बनानी है तो विकी जायसवाल लगा लो। ये था आपका सेल्फ स्टडी के लिए, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किए। अगर कोई कोचिंग ज्वाइन की है तो आप एनसीईआरटी तो आपको मस्ट है, एनसीईआरटी दोनों केस में मस्ट है, इसको आपको कभी नहीं छोड़ना। ये मान लो जैसे आपका बाइबल होता है, गीता होता है, उसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या पूरे केमिस्ट्री का एनसीईआरटी आपका बाइबल है, इतना आप जान लो। तो एनसीईआरटी आपको दोनों मस्त है। फिर क्या है, सेकेंड केस क्या है कि आपका सेकेंड केस, अगर आप कोचिंग में हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, साथ ही साथ उसका मटेरियल, उस कोचिंग वाला जो आपको मटेरियल देगा उस मटेरियल को आपको पढ़ना है, उस मटेरियल क्वेश्चन लगाओ, उसको पढ़ो। इन दोनों के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर कोई भी कोचिंग में आप हो, जैसे कि एलन है या फिर पार्थाश्रम है, बड़ा बड़ा जो भी कोचिंग्स है, तो उसमें आपको क्या करना है, आप सीधे अपना एनसीईआरटी पढ़ो और उस कोचिंग का खुद का मटेरियल पढ़ो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये बुक पढ़ो कोचिंग में, क्योंकि जो कोचिंग रहता है, जो अपना मटेरियल बनाता है, वो सभी बुक से अपना एक्सट्रैक्ट करके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को उसमें डाल देता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस में पूछे जा रहे हैं, उसका एक अलग सेक्शन बना हुआ रहता है कि 2010 to 2020 का जो क्वेश्चन आया है वो आपका इसमें है। अच्छे क्वेश्चन सारे बुक से निकाल करके वो एक मटेरियल बनाता है। तो वो मटेरियल बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी फ्रेम लगता है। तो आप उस मटेरियल को ही पढ़ो, एनसीईआरटी एंड मटेरियल, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर ओसी की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें आप वही एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी। और अगर इन डेप्थ आपको नॉलेज चाहिए कि नहीं मुझे हर एक चीज़ का नॉलेज चाहिए, तो आप सोलोमन पढ़ो, सोलोमन। ये किताब काफ़ी बेस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, इसमें हर एक चीज़ बताया। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो सोलोमन। अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिसेस करने हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप फिजिकल केमिस्ट्री का नरेंद्र अवस्थी ले सकते हो, नरेंद्र अवस्थी, ये वाली किताब आप ले सकते हो, नरेंद्र अवस्थी की फिजिकल केमिस्ट्री में आती है क्वेश्चंस, तो ये आप ले सकते हो। नरेंद्र अवस्थी नहीं, एमएस चौहान, नरेंद्र अवस्थी आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, एमएस चौहान। आपको एमएस चौहान की क्वेश्चन यहाँ पे टिक लगानी होगी, इसमें बहुत क्वेश्चंस दिया है। जैसे आपका अल्काइल हैलाइड्स है, उसमें मोर देन 250 क्वेश्चंस दिया है, मतलब उसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसा क्वेश्चंस रहेगा नहीं दुनिया में बाकी जो क्वेश्चंस वहाँ से छूटेगा। ये ओसी का था। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, डेप्थ नॉलेज पाना है तो आप सोलोमन पढ़ लो, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुक चाहिए तो आप एमएस चौहान पढ़ लो। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। मैंने आपको पहले कहा है कि जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, आईओसी हो या ओसी हो, आपका एनसीईआरटी को आप बाइबल मान के चलो, यही आपको ज़्यादातर पढ़ना है। वो उन बच्चों के लिए मैं बताया हूँ जिससे कॉन्फिडेंस के लिए ये कुछ पढ़ना होता है। पीसी है फिजिकल केमिस्ट्री, तो इनमें आपको एनसीईआरटी तो आपको पढ़ो, और आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप विली पब्लिकेशन का पढ़ लो, थॉमस करके नाम आता है इसका बुक। और अगर आपको नॉलेज चाहिए, मतलब क्वेश्चंस चाहिए, तो आप नरेंद्र अवस्थी वाली बुक पढ़ लो। तो ये बेसिकली आपका बुक्स था कि हमको कौन कौन सा बुक्स पढ़ना है। अब बात आती है कि आखिर हम सोए कितने घंटे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब 4 घंटे सोते हैं कि भाई मैं 4 घंटे ही सोऊंगा, मैं बाकी बचा हुआ पढ़ूंगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 10 घंटा सोता है कि मैंने जब तक मैं 10 घंटे नहीं सोऊंगा मुझे नींद, मतलब मुझे पढ़ाई में कुछ भी मुझे हेल्प नहीं मिलेगा, जो मैं पढ़ूंगा सारे मैं भूल जाऊंगा। तो आप उस केस में क्या करो, स्लीपिंग में आप नॉर्मली 7 to 8 आवर्स स्लीप करो। अगर कोई बोलता है कि नहीं आप तुम यार जेई का तैयारी करो 5 घंटे सो, तो गलत है। आप अपने बॉडी को देख लो, आप कितने घंटे सोते हो और उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि मैंने आपको 10 दिन पहले आपने मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, मैग्नेटिज्म आपने पढ़ लिया, और 10 दिन के बाद आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं या नहीं कर पा रहे हो, आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये आपको इस चीज़ को तभी पता होगा, क्लियर होगा, जब आपको स्लीपिंग आवर्स को आपको पता हो।
अगर आप 5 घंटे सो रहे हो और जॉब पर है, आपको एब्जॉर्प्शन आपका हो जा रहा है तो आप पढ़ो। लेकिन आप अगर नॉर्मली अगर बात करते हो कि सर मुझे कितना घंटा पढ़ना है, तो आप 7 to 8 आवर्स पढ़ो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एग्जामिनेशंस कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किसको हम लोग को कैसे डील करना है एग्जाम में, किस तरह से किसको पहले बनाना है किसको बाद में बनाना है, ये बताता हूँ। देखो, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका अपना अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे मान लो कुछ है जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, जिसका है कुछ है जिसका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, कुछ है जिसका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। तो आप जब भी जे मेंस या जे एडवांस एग्जाम में बैठते हो तो आप उस सब्जेक्ट को सबसे पहले अटेम्प्ट करो जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठते हो तो आपके पास बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, आपको उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत बार सुना होगा कि वर्ल्ड कप का फाइनल मैच वही जीतता है जो प्रेशर को हैंडल कर लेता है। तो इसी तरह अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, क्योंकि 12 लाख स्टूडेंट बैठता है इस एग्ज़ाम में और सिलेक्शन लेस देन 12,000, मोर लेस देन 1% का होता है इसमें सिलेक्शन। तो आपको अलग हट के करना होगा, तभी आप इसमें सेलेक्ट हो पाओगे। तो बेसिकली इसमें है क्या, एग्जाम में जब आप बैठते हो तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को चूज करो जो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, जिसमें है कि मैं इसमें बना लूँगा। या फिर आप ये करो कि मान लो कोई स्टूडेंट है तीनों सब्जेक्ट उसका स्ट्रांग है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो आप 10 मिनट पहला टाइम दो, सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लो, नेक्स्ट करके सारे क्वेश्चंस को देख लो। उसका देखो कि किस सब्जेक्ट का अभी मैं जस्ट राइट नाउ मैं किसको सॉल्व कर सकता हूँ इजीली, उस सब्जेक्ट को सॉल्व करो। अगर मान लो 30 क्वेश्चन था, उसमें से आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो क्या होगा, आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके पास आप बूस्टअप हो जाओगे कि नहीं मैं अब क्वेश्चंस कर सकता हूँ, ये जे के लिए हो सकता है क्योंकि मैंने 30 में से 25 क्वेश्चन बना दिया। तो आप क्या करोगे कि अगर टफ क्वेश्चंस भी आती है, जैसे कि मैथ्स आ गया या फिजिक्स आ गया, इसमें टफ क्वेश्चंस आपको पूछेगी, तो आप उस टफ क्वेश्चंस को भी एफर्ट लगाओगे। बने या ना बने वो अलग बात है, लेकिन आप उसमें एफर्ट लगाओगे। अगर मान लो आप कोई हार्ड सब्जेक्ट उठा लिए, कोई टफ था, ऐसे कोई हार्ड सब्जेक्ट होता नहीं है लेकिन आपके अनुसार वो टफ था, आपने उसको पिक कर लिया, आपने उसमें क्वेश्चन सॉल्व किया, मान लो 30 अटेम्प्ट किया, आपको उसमें से सॉल्व हुआ 12। अगर 12 सॉल्व होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं जाएगा, फिर लगेगा नहीं यार बहुत टफ एग्जाम है, ऐसे है वैसे है, इसलिए यार छोड़ो हटाओ। आपको मतलब जो भी हार्ड क्वेश्चन आएंगे, टफ क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप एफर्ट ही नहीं मारोगे। अगर आपको एफर्ट मारना है, नंबर लाना है ज़्यादा, तो आप उसी को सबसे पहले चूज करो कि मैं किस सब्जेक्ट को सबसे पहले डील कर सकता हूँ। क्योंकि हमें नहीं पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, लेकिन आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे मेरा केस में क्या था कि मैं सबसे पहले केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करता था, क्योंकि केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करने में मुझे 35 to 40 मिनट्स लगते थे, 35 to 40 मिनट्स। इतना दिन में मैं केमिस्ट्री का 25 to 27 क्वेश्चन में सॉल्व कर लेता था। उससे क्या होता था कि मुझे बूस्टअप मिल गया कि नहीं केमिस्ट्री बन रहा है, यानी कि मेरा सब्जेक्ट बन गया, 25 क्वेश्चन 30 में से बन गया, चलो अब फिजिक्स ट्राई करते या फिर मैथ ट्राई करते। ये हो गया। सेकेंड क्या है कि जो मैथ है इसको आप कभी लास्ट में ट्राई मत करना, या तो आप सबसे पहले बनाओ या फिर आप इसको बीच में बनाओ। अगर आप लास्ट में मैथ को ट्राई करते हो तो इसका बहुत ज़्यादा आपको हार्म आप ही को होगा, क्योंकि लास्ट में आपका दिमाग जो होता है वो काम नहीं करता है। आपका दिमाग भागता है 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, 12 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 4 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट्स, 30 सेकेंड्स रिमेनिंग है। ये आपको आप कंप्यूटर पे देखते रहते हो कि भाई कितना टाइम बचा, कितना टाइम बचा। तो उसमें क्या होता है कि आप या तो प्लस माइनस में मिस्टेक कर दोगे, फॉर्मूले में आप मिस्टेक कर दोगे, या फिर क्वेश्चन आ रहे 30, अगर आप आराम से बनाते चिल मार करके, तो आप अगर फर्स्ट आवर या सेकेंड आवर में बनाते, आपको लगता है कि नहीं यार टाइम है, चलो आराम से बनाते हैं इसको, तो आप उसमें से कम से कम 15 to 20 क्वेश्चन तो आप ट्राई कर ही लेते। लेकिन इसमें था क्या, आप अगर लास्ट टाइम बनाओगे तो वही आपके साथ होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम भाग रहा है, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। तो उसमें आपका फिर फाइनल आंसर तक पहुँचने में आपका बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए आप मैथ्स को क्या करो, या तो फर्स्ट आवर में बनाओ या फिर सेकेंड आवर में बनाओ, लास्ट आवर में नहीं। फिर है फिजिक्स। फिजिक्स में क्या करो,
जो तुम जानते हो उसी क्वेश्चन को टिक मारो। अगर तुमको लगे कि यार जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डी बाई डी आर, ये हम भी जानते हैं, तुम भी जानता है। लेकिन इन केस अगर एग्जामिनेशन से आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि प्लस डी बाई डी आर या माइनस डी बाई डी आर, तो उस केस में आपको तुक्का नहीं मारना है, जो आपका आता है वही मारो। क्योंकि अगर आप फिजिक्स में तुक्का मारोगे तो आपको वही ऑप्शन सही लगेगा जो कि गलत रहेगा। ज़्यादातर वही ऑप्शन सही लगता है जो कि गलत रहता है, उसको आप टिक करोगे। तो आप फिजिक्स में आपको सिंपली क्या करना है, उसी क्वेश्चन को टिक करना है जिसमें आपके पास कॉन्फिडेंस हो। मैथ में क्या है, मैथ में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका आंसर मोर दिले 750 क्या राउंड आ रहा था, लेकिन उसमें से ऑप्शन उतना नहीं दिया, ऑप्शन दे दिया 800, 780, 2000, 2500। तो आप देखोगे चलो यार मोर दिले इसके केस में आ रहा है तो शायद ये आंसर सही होगा, मुझे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता, यहाँ कॉन्सेप्ट मिस्टेक होता है, आप मिसकॉन्सेप्ट करते हो। तो आपको फिजिक्स में वो नहीं करना है। फिजिक्स में आपको जो आंसर आता है आपको उसी को लिखना है, ये नहीं कि हाँ ये आंसर आ रहा है तो ये हो सकता है चलो इसे मार दो, तो वो आपको फिजिक्स में नहीं करना है। तो आपको इस तरह से अपना एग्जाम में टाइम बांटना है कि मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा। देखो सेकेंड थिंग्स क्या है एग्जामिनेशंस में, अगर जे मीन्स में अभी का पैटर्न क्या था कि 75 क्वेश्चंस देती है, कितने क्वेश्चंस 75। अगर आपके पास 30 to 40 क्वेश्चंस ही आप सॉल्व किए हो तो आप तुक्के के लिए जा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो शायद मैं 100 मार्क्स आए तो मुझे सिलेक्शन भी नहीं होगा। ये आपको पता होगा, ये हमको नहीं। जब आप एग्जाम दे रहोगे तब आप कुछ क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एग्जाम में 75 में से 60 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया परफेक्टली, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने 60 क्वेश्चन जो सॉल्व किया है वो सब के सब सही हैं, एक आध दो गलत होगा, तो आप उस केस में तुक्के कभी मत मारना। क्योंकि यहाँ देखो अगर आप 60 क्वेश्चन बनाया तो आपका अप्रोक्स मार्क्स जो आप सोच रहे हो वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 240। मान लो आपका इसमें से 5 गलत था, क्या था 5 गलत था, तो कितना आया 55 है, 55 इंटू 4 करो 0 2 220, 220 माइनस 5 यानी कि 215 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और आपका 55 क्वेश्चन सही गया तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा 215। लेकिन अगर आपने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अभी तो आपका 5 मिस्टेक था, आपने तुक्के मारने स्टार्ट कर दिया, आपने तुक्के मारे 8, कितने मारे 8, सही हुआ 2, मतलब कितना हुआ 6, तो 6 इंटू 5 कर लो तो 30 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, 30 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे देखो 68 था ना, आपने 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो गुना करो 272 मार्क्स आपके आने चाहिए, लेकिन आपका आएगा 242। लेकिन अगर वहीं पर कोई और स्टूडेंट है उसने 68 अटेम्प्ट किया जिसमें उसका 66 सही गया, उसने तुक्के नहीं मारे, तो उसका देखो मार्क्स कितना आएगा 66 इंटू 4 264, यानी 262 मार्क्स इसके आएंगे और आपके कितने आए 242। 20 नंबर का अंतर, 20 नंबर का डिफरेंस आपका हजार रैंक गिरा देता है। कोई वही उस स्टूडेंट का रैंक 500 आएगा, आपका रैंक 2000 चला जाएगा, यही 20 नंबर का। तो जब आपका अगर क्वेश्चन आपने 50+ अटेम्प्ट कर लिए हैं, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमारे सही हैं, तो आप तुक्के मत मारना, क्योंकि आपका उस समय तक हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको NIT मिल जाएगी। तो आप उस समय से फिर आपको रैंक पे खेलना है, फिर आपको ये नहीं खेलना है कि मुझे कौन कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको फिर रैंक पे खेलना है कि मुझे कितना रैंक लाना है। तो उस केस में आपको तुक्के बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये सारे केसेस थे कि हमें कैसे सोना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे एग्जाम देना चाहिए। तो आप इसको फॉलो करें तो आपका जे क्लियर आराम से हो जाएगा। आपको ज़्यादा उसमें पैनिक नहीं होना है। 6 to 7 आवर ही आप स्टडी करो, लेकिन कंसिस्टेंटली करो, पर डे करो। ये नहीं कि मैंने 2 दिन कर लिया 4 दिन बैठ गया, पर डे करो, आपका आराम से जे क्लियर होगा। इससे कोई नो डाउट कोई नहीं रह सकता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना
और भी वीडियो बनाने के लिए हम लोग को मोटिवेशंस मिलेगी। और आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में यही बताऊंगा कि कैसे क्या हमें नहीं करना है ताकि जे क्लियर ना हो, और अलग अलग वीडियो में आपको मोटिवेशन वीडियो इस चैनल के थ्रू डालता रहूँगा। सो क्लास, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।